Hello, dear student. I Ashok Kumar Sharma, your mathematics mentor. In this video, we know about the problem of relations of exercise 1.1 from question number 10 to all. यानी कि हम लोग इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वह प्रॉब्लम होगा 10 से लेकर के सारे, और वह एनसीईआरटी का प्रॉब्लम, एनसीईआरटी 1.1। देखिए, हमने जो शुरुआत की है एनसीईआरटी से, लगभग एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन पर हम लोग डीलिंग करेंगे, चर्चा करेंगे, और पूरी तरह ब्रीफिंग के साथ, यानी कि एक एक प्रश्न और पूरी कंप्लीट जानकारी के साथ हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से शुरुआत करेंगे। और देखिए, आप सभी का विनायक मैथ क्लासेस में स्वागत है आपका। ठीक, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। नाउ वी स्टार्ट। देखिए, 10 का पहला फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वह है सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। आपको ऊपर में लिख रहा है क्या, गिवन एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिलेशन। एक रिलेशन का एक एग्जाम्पल आपको लिखना है, एक एग्जाम्पल देना है जो क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो हम एक एग्जाम्पल गढ़ेंगे हम लोग। देखिए, सॉल्व। कंसीडर ए रिलेशन आर ऑन जेड। जेड कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर को, सेट ऑफ इंटीजर्स defined as r is equal to ab, और ऐसा कहा जाए कि a minus b is an odd integer। ठीक, तब तो इस रिलेशन को देखिए। Now, for all a belongs to Z, इंटीजर रखा जाए तो a minus a is 0 is even होता है, is an even integer, not odd। यानी कि that is a minus a is even integer, not odd। odd integer नहीं है, इसलिए a does not belongs to R। कह सकते हैं not reflexive, R is not reflexive, reflexive नहीं होगा। अब आ जाइए अगेन, for all AB belongs to Z। अगर मान लो कि a minus b is an odd integer, कोई भी odd हो सकता है, odd नंबर हो सकता है, तब तो b minus a क्या हो जाएगा, ये भी odd होगा बट नेगेटिव, is an odd नेगेटिव ऑड इंटीजर। लेकिन होगा तो ऑड, यानी कि दैट इज एन इज एंड ऑड, तब तो ये बिलोंग कर जाएगा, यानी कि आर इज सिमेट्रिक। ओके, एंड अब हम कहें फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड। देखिए, ए माइनस बी इज एन ऑड, तो ऑड मान लो कि ऐसा है, इस ऑड होगा ऑड, तो मान लेते हैं कि a माइनस बी इजकल टू कोई भी हो 2n प्लस
1 के फॉर्मेट पर रहेगा। कोई भी नंबर हो, n कोई भी इंटीजर हो सकता है। फॉर ऑल बी सी बिलोंग्स टू जेड, अगर बिलोंग्स कर रहा है b माइनस जेड इज एन ऑड, तो मान लो इसका फॉर्मेट 2m+1 है। ठीक, थोड़ी देर के लिए अगर हम चर्चा करें, अगर हम कहें कि a माइनस बी आप प्लस b माइनस सी करो, तो देखो जैसा गौर करो, इसको ऐड करो तो 2n प्लस m और प्लस 2, b से b कट जाएगा, a माइनस सी 2 को कॉमन ले लो, n प्लस m प्लस 1, ये इवन हो जाएगा क्योंकि 2 के मल्टीपुल में आ गया। और जब ये इवन हो गया इसका मतलब AC डज नॉट बिलोंग्स टू C। नॉट ट्रांजिटिव, आर क्या हुआ? ट्रांजिटिव नहीं हुआ, इसीलिए आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो इस प्रकार ये केवल क्या हुआ? रिफ्लेक्सिव तो हुआ, नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉट ट्रांजिटिव बट सिमेट्रिक। यह सिमेट्रिक फंक्शन हुआ लेकिन वह रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है। तो इस प्रकार एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं और आप भी दे सकते हैं ये एग्जाम्पल, और भी सोच सकते हैं कुछ तरीका, छोटा में भी सोच सकते हैं। तो ये आपको अपनी मर्जी पर है कैसे एग्जाम्पल को चूज करें, ये आपके निर्भर करता है, आपके मस्तिष्क पर निर्भर करता है कैसे आप सोचते हैं। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट पर चले अगला एग्जाम्पल देने के लिए। ओके, तो देखिए इसके बाद तो हम लोग ने दिखाया था कि यहां पर जो आया था इवन आ गया था, a माइनस सी आया था और कहे थे कि ये इवन है। तब तो a माइनस सी, तब तो इतना तय हो गया कि a माइनस सी नॉट एन ऑड नंबर, इज नॉट एन ऑड इंटीजर। ये ऑड इंटीजर नहीं हुआ, और जब ये ऑड इंटीजर नहीं हुआ तो बिलोंग भी नहीं करेगा कि AC डज नॉट बिलोंग्स टू R, यानी कि R इज नॉट ट्रांजिटिव। जो हमने रिलेशन तय किया था वह रिलेशन क्या है? केवल सिमेट्रिक है, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। तो हम लोग पहला एग्जाम्पल हमने देख चुका, पहला क्वेश्चन हम लोग बना चुके। अब नेक्स्ट पर बात करते हैं। दूसरा नंबर कहता है कि ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जो ट्रांजिटिव हो बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, लेकिन वह रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए और सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। ठीक, देखिए ऐसा भी एक एग्जाम्पल देते हैं। देखिए, वी कंसीडर ए रिलेशन R ऑन R। ये R जो है सेट ऑफ रियल नंबर है, रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स है, defined as R is equal to AB और A greater than B, ऐसा रिलेशन। तो आप जैसा गौर कीजिए, कोई भी एलिमेंट्स अगर होता है तो इसमें हियर A डज नॉट बिलोंग्स टू R। कारण क्या है कि A इज नॉट ग्रेटर देन A, यानी कि R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ओके, दूसरा अगर A भी बिलोंग्स टू R अगर करे तब तो कह सकते हैं कि A ग्रेटर देन B, फिर जो दोबारा से B ग्रेटर देन A नहीं होगा। अगर यह हो गया तो यह नहीं होगा, यानी कि BA डज नॉट बिलोंग्स टू R।
यानी कि आर इज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक। बट देखो ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर आर का सदस्य है, एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, यानी कि अगर आर का सदस्य है तो इसका मतलब क्या हो गया, ए ग्रेटर देन बी है। अगर बी सी बिलोंग्स कर रहा है आर में तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी इज ग्रेटर देन सी, यानी कि तीनों को मिलाइए तो ए इज ग्रेटर देन, ये ऐसा आता है। और ये कह सकते हैं ए इज ग्रेटर देन सी। इसका मतलब क्या हुआ कि ए सी बिलोंग्स टू आर, यानी कि आर इज ट्रांजिटिव। आर क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो ये जो रिलेशन हमने कंसीडर किया वह क्या है, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, लेकिन कारण क्या है कि ए बराबर ए भी, ए ग्रेटर देन बी करा, तो फिर ए से बड़ा नहीं हो सकता है, कभी बराबर हो सकता है, बराबर ही होगा। उसी प्रकार अगर ए ग्रेटर देन बी है तो फिर बी ग्रेटर देन ए नहीं हो सकता है, इसलिए बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, आर इज नॉट सिमेट्रिक। इसी प्रकार ए बी बिलोंग्स टू आर, ए ग्रेटर देन बी, बी सी बिलोंग्स टू आर, बी ग्रेटर देन सी, तो ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, तो यानी कि अगर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए सी से बड़ा है, यानी कि ए सी बिलोंग्स टू आर, यानी कि ये ट्रांजिटिव तो है लेकिन नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, यानी कि यह रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं है लेकिन वह ट्रांजिटिव है। ओके, तो आप इस एग्जाम्पल को, आपको और मन करे तो और भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, ठीक। लेस देन में अगर केवल लेस देन भी रखते हैं तो भी हो जाएगा, समझ गए बात को। तो आप वी कैन बी नोट इट, इस तरह का एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हैं। तीसरा नंबर कह रहा है, देखिए तीसरा नंबर का एग्जाम्पल जो आपको लिखना है वो कहता है कि रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक होनी चाहिए बट नॉट ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होगा लेकिन वह ट्रांजिटिव नहीं होगा। ओके, सोचिए एक एग्जाम्पल, देखो मान लीजिए लेट ए बराबर सेट ए माने, और ए रिलेशन R on E is defined as R is equal to AB या XY जो इच्छा करे। तो कहें कि A माइनस बी हमेशा क्या होना चाहिए, मॉड A माइनस बी इज लेस इक्वल टू 2। दो से छोटा होना चाहिए। तो आप यहाँ देखिए कि 2 4 6 8 लेते हैं तो यहाँ पर कहा जाए कि क्या क्या एलिमेंट्स होंगे, तो आप गौर कीजिए, यहाँ पर आप एलिमेंट्स निकाल सकते हैं क्या क्या हो सकता है। देखिए 2 2 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, लेकिन भाई 2 6 नहीं हो सकता है क्योंकि ये 4 का अंतर हो जाएगा, 2 6 नहीं होगा, क्योंकि 2 और 6 का डिफरेंस कितना होता है, 4 होता है। फिर 2 और 8 नहीं होगा, 2 और 8 का डिफरेंस 6 हो जाता है। लेस इक्वल टू 2 कह रहा है, इक्वल टू, अब फिर देखो 4 4 हो सकता है, 4 2 हो सकता है, और 4 6 भी हो सकता है, लेकिन वही कहे कि 4 8 नहीं हो सकता है। अब आते हैं 6 पर, देखिए 6 2 नहीं होगा लेकिन 6 4 हो जाएगा, एंड 6 6 हो जाएगा, 6 8 हो जाएगा, क्योंकि 6 2 का डिफरेंस जो है ज्यादा हो जाता है। फिर देखो 8 6 हो जाएगा, 8 4 नहीं होगा, 8 6 हो जाएगा, फिर 8 8 हो जाएगा, इसके बाद नहीं होगा। इस तरह का बनाओ। अब आप देख लीजिए 2 2 है, 4 4 है, 6 6 है, 8 8 है, तो यानी कह सकते हो कि R क्या है, R इज रिफ्लेक्सिव।
आर रिफ्लेक्सिव है, देखने से ही पता चल जाएगा। इसके बाद देखो 2 4 है और 4 2 भी है। इसके बाद देखो यहाँ पर 4 6 है तो 6 4 भी है, यहाँ पर 6 8 है तो 8 6 भी है। तो यानी कि कह सकते हो कि आर इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है। बट यहां गौर किया जाए, देखो 2 4 बिलोंग्स टू आर एंड यहां देख सकते हो 4 6 भी बिलोंग कर रहा है, 4 6 बिलोंग्स टू आर। लेकिन देखो 2 और 4 को हटाओ, बट 2 - 6 इज इक्वल टू क्या होता है 4, डज नॉट लेस देन 2, 2 से बड़ा है। यानी कह सकते हो 2 6 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 4 और 4 को हटाए तो 2 6 नहीं कर सकता है, इसीलिए आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव नहीं हो गए। आप साधारण एग्जाम्पल के द्वारा आप बता सकते हैं। तो आप आपकी अपनी मर्जी है, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, आपको जो सूट करता है, जैसा समझते हैं आप एग्जाम्पल लेना, वैसा आप एग्जाम्पल को ले सकते हैं। ये 3 नंबर का एग्जाम्पल हुआ और हमने क्या लिया कि ए इक्वल 2 4 6 8 लिया और एक रिलेशन डिफाइन किए कि ए बी सच दैट मॉड ए माइनस बी लेस इक्वल टू 2। आप आराम से समझ सकते हैं और इसको निकालना भी आसान है। 2 और 2 इसीलिए कि 2 में से 2 जाएगा, 0 बचेगा जो लेस इक्वल टू 2 है, 2 से छोटा होता है 0। 2 4 भी जो है आप देखिएगा कि लेस इक्वल टू 2 है, 2 से छोटा है, 0 आता है। 2 4 के बराबर आता है, 4 4 0 आ जाएगा, 4 2 2 आता है और 4 6 भी 2 आता है, 6 4 भी 2 ही आता है। 6 6 क्या होगा 0 होगा, 6 8 भी 2 ही होता है और 8 6 भी 2 आता है, 8 8 0 आता है। यानी कि आप एलिमेंट्स को आप आराम से निकाल सकते हैं, वैल्यू को डालकर भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए a बराबर 2 रखें तो b बराबर क्या क्या हो सकता है, b बराबर 2 हो सकता है खुद, उसके बाद 4 हो सकता है, 6 नहीं होगा क्योंकि 2 - 6 4 हो जाएगा। ओके, तो आप इसको समझ सकते हैं आसानी से और बना सकते हैं। ठीक, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़े, 4 नंबर पे। फोर नंबर में दे रहा है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। इसका एग्जांपल देना है कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो होगा लेकिन वह सिमेट्रिक नहीं होगा। तो आप आराम से सोच सकते हैं, एक एग्जांपल का जो सोचिए, आप सोच सकते हैं ना, सॉल्व आप भी सोचिए। देखो, वी कंसीडर ए रिलेशन आर ऑन आर, ये आर का मतलब रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर defined as r is equal to a, और ये दे रहा है कि r लेस इक्वल टू b। लेस इक्वल टू हमने लगा दिया, ये सारा रिलेशन डिफाइन है। तो देख सकते हो कि नाउ फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r, तो कोई भी चीज अपने आप में तो बराबर तो होता ही है, इक्वल टू भी है, तब तो ये लिख सकते हो ना कि ए बिलोंग्स टू आर, आर इज रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। अगेन अगर कोई भी दो एलिमेंट्स उठाओ ए लेस इक्वल टू आर, तब तो ए लेस इक्वल टू बी है, होगा ही होगा। लेकिन बी फिर जो है लेस इक्वल टू ए होगा, ऐसा नहीं लगता। यानी कि बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि आर इज नॉट
सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। एंड गौर करो, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, तो इतना तय है कि ए लेस इक्वल टू बी होगा। फिर कहा जाए कि फॉर ऑल बी सी बिलोंग्स टू आर एंड बी लेस इक्वल टू सी हो, तो आप देख सकते हो कि ए लेस इक्वल टू बी सी होगा, यानी कि ए सी बिलोंग्स टू आर, यानी कि आर इज ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव तो हुआ बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है। आप देख के बता सकते हैं। तो इस प्रकार ये एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पे। ओके, तो ये 5 नंबर, ये 10 का 5 हुआ। इसमें जो निकालना है, इसमें इसका जो एग्जाम्पल देना है वह है सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। तो आपको एक एग्जाम्पल लिखना है। तो मान लो, लेट कोई सेट मानो, लेट ए इजकल टू a relation R on A is defined as R is equal to ऐसा कोई रिलेशन डिफाइंड है आपको। ठीक, ये रिलेशन देख सकते हो कि आर ये 1 बिलोंग्स टू ए, लेकिन 1 1 नहीं है। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है। लेकिन अगर ये 2 3 है बिलोंग्स टू आर, तो 3 2 भी बिलोंग्स कर रहा है आर में, और 2 2 3 3 में कह सकते हो आर इज सिमेट्रिक। फिर देखो, अगर 2 3 बिलोंग कर रहा, बिलोंग्स टू आर एंड 3 2 बिलोंग्स टू आर, यानी कि 3 और 3 को हटा दो तो 2 और 2 बचता है, वो भी बिलोंग्स टू आर कर रहा है। और यदि अगर हम 2 3 करें, 3 2 करें, बिलोंग्स टू आर एंड 2 3 बिलोंग्स टू आर, तो अगर तुम 2 2 को हटाओ तो ये 3 3 बचता है, ये भी आर का सदस्य है, यानी कि आर इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव है। तो इस प्रकार एक एग्जाम्पल हमने दे दिया कि सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तो है, लेकिन यह रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो इस प्रकार ये 10 का 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग 11 नंबर के क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, और इस प्रकार ये एग्जाम्पल हुआ, इजी से इजी, जो आपको एग्जाम्पल सूट करता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने जो दिया हुआ एग्जाम्पल है वही आप भी दीजिएगा, जो आपको सूट करे, जो आपको अच्छा लगे उसको आप लिख सकते हैं, उसको आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। ओके, बल्कि इसका आधार भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार ये एग्जाम्पल हुआ। 11 नंबर का क्वेश्चन, 10 का हम लोग कर चुके, अब ये 11 नंबर का प्रश्न। 11 नंबर के क्वेश्चन में कहता क्या है कि सो दैट द रिलेशन आर इन सेट ए, और सेट ए कैसा, ये सेट ए क्या है, तो सेट ए है ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन, एक प्लेन में जितने पॉइंट्स है सब गिवन बाई आर इक्वल टू पी क्यू, ये 2 पॉइंट लिया हुआ है। तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम
द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि P और Q का दूरी ओरिजिन से सेम है। ठीक, तो दिखाना इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यह एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। फर्दर कहता है कि फर्दर सो दैट, आगे ये दिखाइए, सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, यानी कि सारे बिंदुओं का सेट रिलेटेड टू ए पॉइंट, एक पॉइंट से रिलेटेड हो जो P 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इज द सर्किल, वह सर्किल होगा, और पासिंग थ्रू P, जो P से पास करेगा, विथ ओरिजिन एज सेंटर, जिसका सेंटर ओरिजिन होगा। यानी कि इसका तब ये क्वेश्चन का हमको इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है, शो करना है। तो एक ऐसा है, तो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, एक प्लेन में जितने पॉइंट्स होते हैं उसका सेट है। और रिलेशन R कैसा है, तो रिलेशन R जो डिफाइंड है उन दो पॉइंट्स का, जो दोनों पॉइंट्स का दूरी ओरिजिन से सेम है, उस रिलेशन को दिखाना है कि वह इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। और आगे जो दिखाना है वह कहता है कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच रिलेटेड टू P, यानी कि वह सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स जो P से रिलेटेड हो, पॉइंट P से रिलेटेड हो, जो P 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वह सर्किल होगा जो पॉइंट P से ही गुजरेगा, जिसका सेंटर ओरिजिन होगा। यही चीज बात इसमें लिखा हुआ है और इसी को हमको शो करना है, निकालना है। ओके, सॉल्व। देखिए आपको एक इजी कर देते हैं, इसको थोड़ा सा आसान करते हैं। एक प्लेन में तो बहुत सारा पॉइंट्स हो सकता है, आप तो कोऑर्डिनेट तो कम से कम पढ़े ही होंगे, बहुत सारा पॉइंट हो सकता है एक्स वाई प्लेन पर। ठीक, ये ओरिजिन होता है, वो कोई करते हैं हम लोग, इसमें बहुत सारा पॉइंट हो सकता है, तो हम पॉइंट्स को लोकेट करेंगे। ये क्या हुआ, ये जो होता है सेट ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन। ओके, एक प्लेन में जितना पॉइंट्स है, रिलेशन R in A is given by R is equal to PQ। तो ये जो दे रहा है डिस्टेंस ऑफ P, डिस्टेंस ऑफ P यानी कि P का दूरी फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन। ठीक, तो ओरिजिन से पॉइंट P की दूरी, इसको OP क्यों ना ले लिया जाए, आसानी के लिए हम OP ले सकते हैं। अगर P पॉइंट अगर है तो आसानी से ले लो OP, और Q भी पॉइंट है तो ले लो Q। तो हमको सबसे आसान पड़ेगा OP एंड OQ लेने में। कारण क्या है, इतना लंबा लिखना से अच्छा है कि हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दें। अगर हम कहें कि OP बराबर OQ, वेयर O इज ओरिजिन, सुविधा हो गया। अब कोई भी पॉइंट लो, फॉर ऑल P बिलोंग्स टू A, कोई पॉइंट ले तो OP इजकल टू OP तो होगा ही होगा, खुद से दूरी उसका सेम होगा ही होगा। तो कह सकते हो P और P बिलोंग्स टू R, यानी कि R इज रिफ्लेक्सिव। हम ज्यादा रिफ्लेक्सिव, R रिफ्लेक्सिव हो गया। एंड अगेन अगर कोई भी पॉइंट लो PQ बिलोंग्स टू R, तो OP इजकल टू OQ, तो इतना तय हो गया कि OQ बराबर OB OP होगा। तो आप देख सकते हो कि QP बिलोंग्स टू R, यानी कि R इज सिमेट्रिक।
आर सिमेट्रिक भी हो गया। एंड अब देखो पी क्यू बिलोंग्स टू आर, तो आपने कह दिया कि ओपी इजकल टू ओपी। दूसरा पॉइंट अगर हम लें, हम लोग को मिटाते हैं कुछ पोर्शन को, क्वेश्चन के कुछ पोर्शन को, क्वेश्चन तो आप देख ही लिए हैं, उसको मिटा देते हैं। ओके फिर अगर हम क्यूएस पॉइंट लें, इसका मतलब क्या हुआ कि ओ क्यू इजकल टू ओ एस। तो देखो अगर गौर करें ओपी इजकल टू ओ क्यू इजकल टू ओ एस, तो ये इंप्लाइज करेगा यानी कि ओपी इजकल टू ओ एस। तब तो इसका मतलब क्या हो गया, पी एस बिलोंग्स टू आर। जब पी एस आर में बिलोंग कर गया तो आर क्या हो गया, आर इज ट्रांजिटिव। आर ट्रांजिटिव हो गया। तो हमने क्या देखा कि आर क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, वहां से आ गया ट्रांजिटिव है। तो इसलिए कह सकते हैं रिलेशन R in A is an equivalence relation. अब हम लोग दूसरी चर्चा करेंगे, दूसरी बात पर। तो बीच में बिजली चली गई थी, जिसकी वजह से पॉज करना पड़ा। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन तो हमने दिखा दिया, यहाँ से यहाँ तक ये रिलेशन क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ। क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव दिखाना पड़ता है। अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो तो वह इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद चर्चा क्या करता है कि फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट। देखिए बहुत लड़के ये समझ लेते हैं कि तब एस कहाँ पॉइंट है, तो एस यहाँ पे पॉइंट होगा, कहीं भी पॉइंट हो सकता है जिसका दूरी क्या है, ओ क्यू से बड़ा है, बराबर है, ओ क्यू के बराबर है। तो कहता है कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स related to points P is a circle passing through P with origin as center। ठीक, अब इस पर चर्चा करते हैं। देखिए द सेट ऑफ ऑल पॉइंट, all points which related to P, which related to P if, यदि, रिलेटेड कब होगा, यदि if distance of all points, if distance of all points from origin is equal to OP। तो डिस्टेंस, तब तो इसका मतलब जैसा फिगर देख लीजिए,
विचार करें, इफ डिस्टेंस ऑफ ऑल पॉइंट्स फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू OP, यानी कि डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन बराबर होना चाहिए। अगर फिगर के द्वारा समझने की कोशिश करो तो अगर मान लो P का ही पॉइंट हो तो इसका दूरी यहां से यहां तक है, तो कहता है कि उन सारे बिंदु होनी चाहिए जिनका दूरी P से बराबर। तब तो अगर एक सर्किल अगर हम बनाएं तो सर्किल पर जितना भी पॉइंट होता है, सर्किल पर जितना भी पॉइंट होगा सबका दूरी क्या होगा, OP के बराबर होगा। यानी कह सकते हो कि तो इसका मतलब इफ वी, अगर हम एक कंसीडर करें, इफ वी कंसीडर ए सर्किल which passes through origin, passes through P, पॉइंट P जो 0 0 के बराबर नहीं होगा, passes through P and whose radius and of radius OP, रेडियस OP हो, तब तो दें the set of all points which lie on the circuit related to P, तब तो वह रिलेटेड होगा। इस प्रकार तब तो वो क्या होगा, रिलेटेड होगा। इसीलिए कह सकते हो द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स related to the point P is a circle passing through P and center as origin. With the center तो इस प्रकार तो जो भी पॉइंट होगा वो रिलेटेड तभी होगा जब उसका दूरी OP से बराबर हो जाए। और यदि अगर हम सर्किल एक कंसीडर करें तो सर्किल पर जितना भी पॉइंट होगा सारे का दूरी क्या होगा, OP के बराबर होगा। तो इस प्रकार सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स क्या हो जाएगा, एक सर्किल बना देगा जो P से पॉइंट करता है, जिसका सेंटर क्या होना चाहिए, ओरिजिन होगा। तो आप आसानी से इस बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, ताकि सर्किल का डिफिनीशन भी यही कहता है कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स व्हिच डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट्स आर इक्वल। तो यहाँ भी फिक्स्ड पॉइंट क्या होगी, ओरिजिन होगी। ओरिजिन से सबकी दूरी क्या होगी, सेम होगी। और वो कितने के बराबर होगा, तो P के बराबर, वो P के बराबर होगा। ओके, तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं।
ओके। 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इस पर हम लोग ध्यान दें। तो 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल एज आर इज इक्वल टू T1 T2, T1 इज सिमिलर टू T2। कहता है कि सेट ए जो है वह जितना सारे ट्रायंगल का सेट है, जितना ट्रायंगल हम सोच सकते हैं वो सारे ट्रायंगल का वह सेट है, यानी इस प्रकार वो इनफाइनाइट सेट हुआ। तो कहता है कि कोई भी दो ट्रायंगल रिलेटेड तभी होगा जब दोनों सिमिलर हो। अच्छा एक बात बताइए, ट्रायंगल सिमिलर कब होता है? हम लोग तो पढ़ चुके हैं ना, हम लोग अंडर 10 में पढ़ चुके हैं, हम लोग 9 में पढ़े या 10 में पढ़े, 10 में शायद, 10 में सिमिलरिटी है, सिमिलर ट्रायंगल है। तो दो ट्रायंगल सिमिलर कब होता है? जब या तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाए एंड उसका कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर हो जाए, ये हम लोग जानते हैं। तो कहता है इक्विवेलेंस रिलेशन और कंसीडर 3 राइट ट्रायंगल, 3 राइट ट्रायंगल को कंसीडर किया है। पहला T1 जिसका साइड्स है 3, 4, 5, T2 जिसका साइड है 5, 12, 13 और T3 जिसका साइड है 6, 8, 10। ओके। तो कहता है कि विच ट्रायंगल, इन तीनों में से कौन ट्रायंगल T1, T2, T3 में से कौन कोई दो ट्रायंगल रिलेटेड है। बस सिंपल सा प्रश्न है, हम लोग चर्चा करें, सॉल्व। देखो सिंस ए क्या है, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, all triangles, and R relation R in defined as, तो कहता है कि R इजकल टू ऐसा है T1 T2, T1 इज सिमिलर टू T2, ये साइन है सिमिलर का। हम लोग ये साइन ऑफ सिमिलर है। तो अब ना यहां पर देखो कोई भी ट्रायंगल उठा हो, T1 बिलोंग्स टू ए, तो कोई भी ट्रायंगल सिमिलर टू T1 ये तो होता ही है, यानी कि T1 बिलोंग्स करेगा R इज रिफ्लेक्सिव। फॉर ऑल T1 T2 बिलोंग्स टू R, अगर R में है तो T1 इज सिमिलर टू T2, अगर सिमिलर है तो इतना तय है कि T2 भी सिमिलर होगा, T2 भी सिमिलर होगा T1 के। T2 इज सिमिलर टू, ये तो बढ़िया से लिख देते हैं, सिमिलर टू T1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि T2 T1 बिलोंग्स टू R, यानी कि R इज सिमेट्रिक। ठीक, अब देखिए हम लोग क्वेश्चन के कुछ पोर्शन को हटा दें। अब तो क्वेश्चन तो आप देख ही लिए होंगे, समझ ही गए होंगे, हटाते हैं हम लोग। ठीक, अब देखो एक चीज और, एंड
फॉर ऑल T1 T2 बिलोंग्स टू R, इतना तय है कि T1 इज सिमिलर टू T2। फिर कहें फॉर ऑल T2 T3 अगर R में बिलोंग करें तो क्या होगा? T2 इज सिमिलर टू T3। तब तो अगर तीनों को मिलाएं T1 इज सिमिलर टू T2 इज सिमिलर टू T3, तब तो इसका मतलब T1 इज सिमिलर टू T3। इसका मतलब T1 T3 बिलोंग्स टू R। R क्या हो गया? ट्रांजिटिव होगा। R इज ट्रांजिटिव। तो R अगर ट्रांजिटिव हुआ, R जब ट्रांजिटिव हो गया तो हम लोग रिफ्लेक्सिव दिखा चुके हैं, सिमेट्रिक दिखा चुके हैं, ट्रांजिटिव दिखा दिए। यानी कि अगर कोई भी ट्रायंगल अपने आप पे सिमिलर जरूर होगा तो R रिफ्लेक्सिव हो गया। अगर कोई भी T1 T2 दो ट्रायंगल R में है तो इसका मतलब क्या हुआ? T1 इज सिमिलर टू T2। तो T1 जब T2 के सिमिलर होगा तो T2 भी T1 के सिमिलर होगा, इसलिए T2 T1 भी बिलोंग्स करेगा R में। और कहता है कि फॉर ऑल T1 T2 बिलोंग्स टू R, यानी कि T1 इज सिमिलर टू T2। अगर T2 भी किसी से रिलेटेड है, T2 इज सिमिलर, T2 एंड T3 रिलेटेड, इसका मतलब क्या हुआ? T2 इज सिमिलर टू T3। इसका मतलब क्या हुआ? T1 इज सिमिलर टू T2 सिमिलर टू T3, यानी कि T1 इज सिमिलर टू T3। तब T1 भी क्या होगा? T3 के सिमिलर होगा। तो T1 T3 बिलोंग्स कर जाएगा R में और R ट्रांजिटिव हो जाएगा। इस प्रकार रिलेशन याद रखिए। T1 T2 T3 का मतलब ये मत समझ लीजिए कि यह T1 T2 T3 वो अलग T1 T2 T3 है, इससे मतलब नहीं है उसका। रिलेशन R in A is an equivalence relation। ओके, अब हम लोग दूसरे बात पे चलिए फर्दर। इक्विवेलेंस रिलेशन दिखा दी। अब हम लोग को ये दिखाना कि T1 T2 T3 में से किससे रिलेटेड है। फर्दर जिस पर जो चर्चा करनी है वह देखिए, T1 दिया हुआ गिवन right triangle right triangle with side with sides, साइड जो दिया हुआ है वह है 3, 4, 5। देखो, राइट ट्रायंगल T1 T2 विथ साइड्स ये दिया हुआ है 6, 5, देखो 5, 12, 13 एंड राइट ट्रायंगल T3 विथ साइड्स हैं 6, 8, 10। ओके,
ठीक, ये पहले वाला है, इसको मिटा देते हैं। अब आप देखिए रेशियो ऑफ corresponding sides of T1 and T2। तो देखो 3/5 इज नॉट इक्वल टू 4/12 इज नॉट इक्वल टू 5/13, बराबर नहीं है। इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। और रेशियो ऑफ corresponding sides of T2 and T3, तो देखो 5/6 is not equal to 12/8 is not equal to 13/10, बराबर नहीं है। फिर देखो यानी कि T1 and T3, तो T1 T3 को देखो 3/6 is equal to 4/8 is equal to 5/10, यानी कि सभी 1/2 के बराबर हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, तो हम लोग पढ़े ना मैट्रिक में कि कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर कब होगा, जब या तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो या कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर है। यहाँ पे देखो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो गया, बराबर हो गया, तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो गया। इस प्रकार T1 is similar to T3, यानी कि T1 and T3 are related। इस प्रकार right triangles T1 and T3 are related to each other। इस प्रकार आप बना सकते हैं क्वेश्चन को। यानी कि हम लोग सिमिलर का फॉर्मूला जनरेट करते हैं, सिमिलर कैसे होता है ये हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी। सिमिलर के बारे में हम लोग पहले से भी जानते हैं। हम लोग क्लास 10 में हम लोग देखे हैं सिमिलर, कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर कब होता है, जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बराबर हो जाए तो। ओके, यू कैन बी राइट इट एंड हम लोग वी गो फर्दर, हम लोग आगे प्रश्न देखेंगे। 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर क्या कहता है कि सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स, मतलब जितना भी पॉलीगन्स चर्चा करें सब उसका सेट है। ठीक, तो R इक्वल टू P1 P2, ऐसे रिलेशन में दो ऐसे पॉलीगन ले रहे हैं जिसमें दोनों में नंबर ऑफ साइड सेम हो। अगर मान ली ट्रायंगल है तो ट्रायंगल होगा, दोनों ट्रायंगल होगा, दोनों में 3 साइड होगा। अगर दो क्वाड्रिलेटरल है तो दो क्वाड्रिलेटरल ले सकते हैं, दो पेंटागन ले सकते हैं, दो हेक्सागन ले सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ साइड सेम होना चाहिए। वैसे दो पॉलीगन रिलेटेड हैं, तो दिखाना है कि वह क्या इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। और कहता है कि व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, कि सेट ऑफ किस एलिमेंट्स क्या होगा, एलिमेंट्स का कैसा सेट होगा, कौन सा एलिमेंट्स होगा ए में जो रिलेटेड टू द राइट ट्रायंगल टी विथ साइड्स 3, 4 and 5, यानी कि इस ट्रायंगल से रिलेटेड होंगे। यानी कि सेट क्या होंगे, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स क्या होंगे जो इस ट्रायंगल से रिलेटेड हों, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक, देखिए ये जो दे रहा है ये क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन, और रिलेशन कैसा है, रिलेशन आर इन ए defined as R is equal to
P1 P2, P1 and P2 have same number of sides. ये तब तो एक चीज मिल गया ना, तब तो अब दिखाना है इक्विवेलेंस रिलेशन, तो आप दिखा सकते हैं। नाउ कोई भी फॉर ऑल एक पॉलीगन लो, P1 बिलोंग्स टू, अगर मान लेते हैं कि ए में है, तो कम से कम P1 एंड itself have same number of sides, वो तो होंगे, have same number of sides, साइड्स की संख्या तो बराबर होगी, y का y पॉलीगन ले लो तो बराबर तो होगा ही होगा, यानी कि P1 belongs to R, R is reflexive। उसके बाद बिलोंग्स टू आर का मतलब P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, तब तो अगर पलट दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, P2 एंड P1 कर दें तब तो नंबर ऑफ साइड्स में कोई अंतर नहीं आएगा, बराबर ही होगा। तब तुम कह सकते हैं ना कि P2 P1 भी R का सदस्य होगा। बिलोंग्स टू R, R इज ट्रांजिटिव, R इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक हम लोग दिखा दें, एंड for all P2 have same number of sides, सेम नंबर ऑफ साइड्स। अब इसके बाद अब हम ऊपर चलते हैं। और अब फॉर ऑल P2 P3 P3 have same number of sides, सेम नंबर ऑफ साइड्स। तब तो इतना तो तय है कि तब तो P1 एंड P3 में भी साइड्स की संख्या सेम होगा, यानी कि P1 P3 बिलोंग्स टू R। तो R इज क्या हो गया, ट्रांजिटिव। R क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। जब R ट्रांजिटिव हुआ तो इसका मतलब इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इस प्रकार रिलेशन R in A is an equivalence relation। ओके, आर हो गया, क्योंकि आर रिफ्लेक्सिव भी हुआ, सिमेट्रिक भी हुआ, ट्रांजिटिव हुआ।
ओके, अब हम लोग दिखाएंगे क्या फर्दर, हम लोग जो दिखाना है वी कैन बी राइट इट, आप इसको लिख लीजिए और फर्दर ठीक, हम लोग आगे मूव करें। तो देखो, गिवन राइट ट्रायंगल, देखो द सेट ऑफ ऑल पॉलीगन whose related to the right triangle with sides 3, 4 and 5 related to the right triangle with sides if यदि all polygons have 3 sides, और 3 साइड्स किसके होते हैं? ट्रायंगल के, यानी कि इस प्रकार देयरफॉर इस प्रकार देयरफॉर द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल related to given right triangle. Okay. The set of all polygon whose related to the right triangle with side 3, 4 and 5 if all polygons have 3 sides, यानी कि सारे के पास अगर 3 साइड होंगे तो रिलेटेड होंगे, क्योंकि ये रिलेशन में ही दे रहा है कि कोई भी 2 पॉलीगन तभी रिलेटेड है जब दोनों का साइड्स सेम हो जाए तब। तो सारे पॉलीगन्स तभी रिलेटेड होंगे जब उनका सारे का साइड वह ट्रायंगल के साइड के बराबर हो जाए। तो ट्रायंगल में साइड कितने होते हैं? 3। तो 3 साइड के, अगर जो भी पॉलीगन 3 साइड के होंगे तो उसको क्या कहेंगे? ट्रायंगल, यानी कि द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स रिलेटेड टू गिवन राइट ट्रायंगल। ओके, ऑल ट्रायंगल्स यहाँ पर, ओके, वी कैन बी राइट इट। और हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आगे बढ़े, आगे चर्चा करेंगे। फोर्टीन नंबर प्रॉब्लम, 14 नंबर का क्वेश्चन जो कह रहा है कि लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स। एल क्या है? सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में जितने भी लाइन है, तो कितने लाइन होंगे एक्स वाई प्लेन में? अनंत। तो आर बी द रिलेशन इन एल। आर एक रिलेशन है एल में, वो जो डिफाइंड इस प्रकार है कि L1 L2 कोई भी 2 लाइन्स लिया जा रहा है जो एक दूसरे के पैरेलल है, यानी कि L1 इज पैरेलल टू L2। तो 2 लाइन रिलेटेड तभी होंगे जब दोनों क्या हो? समानांतर हो, यानी कि पैरेलल हो। तो सो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो शो करना है कि R एक इक्विवेलेंस रिलेशन है
और फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस, वो सारे सेट ऑफ ऑल लाइंस लिखना है जो रिलेटेड टू द लाइंस, इस लाइन से रिलेटेड होंगे। तो इस लाइन से रिलेटेड कौन से लाइन होंगे? जो सभी इसके समानांतर हों। ओके, तो पहले हम लोग फर्दर जो पहला जो दिखाएंगे, हम लोग पहले इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाएंगे। ओके, एन सेट ऑफ ऑल लाइंस, यानी कि फॉर ऑल, नाउ लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर ऑल एन, कोई भी L1 बिलोंग्स टू L अगर लाइन में है तो इसका मतलब क्या हुआ कि L1 इज पैरेलल टू इटसेल्फ। अपने आप से तो जरूर पैरेलल होंगे, यानी कि L1 बिलोंग्स टू R। या इसको लिख भी सकते हो, L1 पैरेलल का साइन दे दो, ऐसे लिख सकते हो L1 इज पैरेलल टू L2, ऐसे रिलेशन को भी कर सकते हैं। पैरेलल का ये भी साइन होता है। तो R इज रिफ्लेक्सिव। ओके, अगेन फॉर ऑल L1 L2 बिलोंग्स टू R, अगर R में है तो इसका मतलब क्या हुआ? L1 इज पैरेलल टू L2, तब तो L2 इज पैरेलल टू, इसका मतलब क्या हुआ? L2 L1 बिलोंग्स करेगा, यानी कि R इज सिमेट्रिक। यानी कि R इज सिमेट्रिक, R सिमेट्रिक होगा। अब अब हम लोग किस पर दिखाएंगे? ट्रांजिटिव के लिए। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या करें? फॉर ऑल L1 L2 बिलोंग्स टू R, यानी कि L1 इज पैरेलल टू L2, यानी कि दैट इज, हम ऐसे भी लिख सकते हैं L1 इज पैरेलल टू L2, ऐसा भी साइन दे सकते हैं। फिर देखो, अगर L2 किसी लाइन के पैरेलल है, यानी कि L2 इज पैरेलल टू L3, यानी कि दैट इज L3 इज पैरेलल टू L2 इज पैरेलल टू L3। तो यहां से ज्यादा स्पष्ट होगा कि L1 L2 के पैरेलल है, तो L2 L3 के पैरेलल, तो L1 भी पैरेलल होगा L3 का, यानी कि L1 इज पैरेलल टू L3, यानी कि दैट इज R इज ट्रांजिटिव। R क्या हुआ? ट्रांजिटिव हो गया। जब R ट्रांजिटिव हो गया तब हम लोग क्या दिखाना है? R अगर ट्रांजिटिव है तो उसके बाद हमको क्या दिखाना है फर्दर? इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इस प्रकार रिलेशन R in L is an equivalence relation. ओके, तो वी कैन बी राइट इट। ये थोड़ा आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। अब दूसरा पार्ट, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइंस। लाइन दो बार लिखा गया है, एक ही बार आप लोग लिखिएगा, रिलेटेड टू द लाइन दिस। हो गया। अब हम लोग फर्दर सेकेंड पार्ट में आगे बढ़े।
अब देखिए सेकेंड पार्ट फर्दर। The set of all lines are related to the given line if all lines are parallel to the given lines. यानी कि the set of all lines are related to the lines this if all lines are parallel to this, parallel to the given line. दिए हुए लाइंस के समानांतर होंगे तभी ना रिलेटेड होंगे, क्योंकि रिलेशन में क्या रहा है। तो देखो फ्रॉम हम लोग 11 में पढ़े होंगे स्लोप से, बट वी नो दैट, लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, we know that any two lines are या two lines know that कि parallel lines have same slope, slope सेम होता है। स्लोप क्या होते हैं, सेम होते हैं, तब तो वह लाइन पैरेलल होगा सब, तब तो देन स्लोप ऑफ द गिवन लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 4 इज कितना है, 2। तब तो अगर हम एक कंसीडर करें, तब तो वी कंसीडर ए जनरल लाइन y इक्वल टू, जिसका स्लोप यही होगा, जनरल लाइन हो स्लोप is 2, slope 2 is y equal to 2x plus c, where c is any real variable। यहां पर रियल क्या हो गया, रियल वेरिएबल हो गया। तब तो इसका मतलब यह हुआ तब तो इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, इस प्रकार इट मीन्स दैट y इक्वल टू 2x प्लस c belongs to R, represents the set of all lines which are related to y equal to 2x plus 4। ये ऑल लाइन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है,
जो इससे रिलेटेड होंगे। तो ये भी इनफाइनाइट लाइन्स होगी। तो इस प्रकार तो याद रखिएगा कि कोई भी दो लाइन अगर पैरेलल है तो उसका स्लोप सेम होता है। तो इस रिलेशन में क्या कर रहा है कि कोई भी दो लाइन से रिलेटेड तभी होंगे जब दोनों के स्लोप सेम हो जाए तब। इसीलिए हमने एक जनरल इक्वेशन ऑफ लाइंस लिया जो y इक्वल टू 2x प्लस सी है। तो सी के बदले में कुछ भी ले सकते हो, के भी ले सकते हैं, हम लोग ए भी ले सकते हैं, वो अपनी मर्जी पर निर्भर करता है। जो c बिलोंग्स टू r कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। तो यह जो हुआ ये वेरिएबल लाइन हो गया, ये उन सारे लाइंस को रिप्रेजेंट कर दे रहा है जो c के स्थान पर कोई रियल नंबर होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, 1/3 होंगे, √3 होंगे, कोई भी नंबर होंगे जो ये से जो सारे लाइन को ये रिप्रेजेंट कर दे रहा है जो इससे रिलेटेड हैं, यानी कि इसके ये समानांतर होंगे। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे फर्दर, यू कैन बी राइट इट। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 15 एंड 16 पर आगे बढ़ेंगे। ओके, 15 एंड 16। तो एनसीईआरटी का जो 15 एंड 16 नंबर का क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। और ये देखिए 15 और 16 नंबर का प्रश्न। 15 क्या कह रहा है, वैसे आप आसानी से बना सकते हैं, दिखा सकते हैं। लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4। ये 1 2 3 4 में दिखाना है और गिवन बाई आर इक्वल टू 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 एंड 3 2। अब इसमें से बताना है कि क्या है ये रिलेशन। आर रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है, और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, और आर ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। चारों में से कौन सा सही है यही बताना है। अब देखिए पहले 1 है तो 1 1 है, 2 है तो 2 2 भी है, 3 है तो 3 3 भी है, 4 है तो यहाँ पर 4 4 भी है। ओके, यानी कि 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, यानी कि रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव तो होगा। अब रिफ्लेक्सिव जब हो गया तो अब दूसरा देखिए कि सिमेट्रिक पर, जैसे मान लीजिए 1 3 है यहाँ पे, तो 1 3 को पलटेंगे तो 3 1, तो 3 1 इसमें नहीं है, यानी कि रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन यह सिमेट्रिक नहीं है। तो देखिए रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक नहीं है, कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अब तो ये ट्रांजिटिव को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जैसे देखिए 1 3 एंड 2 3 है, 3 और 3 हटेगा तो 1 2 आएगा, 1 2 बिलोंग कर रहा है। ओके, तो यहां पर ही आप देखिए कि यह आपको ट्रांजिटिव है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, बी नंबर। तो केवल चेक कर सकते हैं आप, चेक से पता चल जाएगा आपको कि 1 1 है ही, 2 2 है ही, 3 3 है ही, 4 4 है ही, तो स्वाभाविक रिफ्लेक्सिव होगा। अगर रिफ्लेक्सिव हुआ तो देखिए रिफ्लेक्सिव वाला कौन केस है, दो ही ना है, ए और बी, डी भी है, डी में भी रिफ्लेक्सिव होता है। अब दूसरा देखना है कि सिमेट्रिक 1 3 है तो 3 1 नहीं है इसमें, तो यानी कि सिमेट्रिक नहीं हो। तो जब सिमेट्रिक नहीं हुआ तो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा नहीं, और जब सिमेट्रिक नहीं है तो इस दोनों में से देखिए सिमेट्रिक कौन सा नहीं है, ये नहीं है, तो यही ऑप्शन होता है। ओके, तो आप ऑप्शन देख के भी पकड़ सकते हैं। और वैसे तो आप रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव आप समझते हैं, जानते भी हैं। ठीक है, 16 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए। 16 नंबर के क्वेश्चन में कहता है कि रिलेशन क्या ए बी और ए इक्वल टू बी माइनस 2 है और बी इज ग्रेटर देन 6, यानी कि ए इक्वल टू बी माइनस 2, ये रिलेशन है। अब इस ऑप्शन में देखिए, और बी कहता है ग्रेटर देन 6, तो बी तो 6 से बड़ा ही होगा। तो देखिए बी नंबर वाला 6 तो कम से कम होना ही चाहिए, तो या तो 8 होगा या तो 7 होगा, यही हो सकता है। तो अगर b का मान, अगर तुम 6 से बड़ा 7 लो तो 7 माइनस 2 कितना होता है, कितना होगा, 7 माइनस 2 5, तब तो बचता है ना 5 7, तो 5 7 तो नहीं है कहीं भी ऑप्शन में। उसके बाद यदि अगर इफ b इक्वल टू 8 रखते हैं, 8 हो सकता है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 8 माइनस 2, 8 माइनस 2, तो 8 माइनस 2 कितना हो गया, 6, तब तो ये हो सकता है कि a 6 और 8 रिलेटेड होंगे। तो 6 और 8 किस में है, यही इस कंडीशन के अनुसार, यानी कि दे रहा
कि ए और बी आर रिलेटेड इफ ए इक्वल टू बी माइनस 2, यानी कि ए बी में से 2 घटा दें तो आ जाए। तो कहता है कि लेकिन बी का मान 6 से बड़ा होगा, तो 6 से मान बड़ा, तो ये देखो यहाँ पर होगा नहीं क्योंकि 6 से बड़ा है नहीं। ये हो सकता है क्योंकि ये 6 से बड़ा है 8 है, ये भी 6 से बड़ा 8 है, ये भी 6 से बड़ा 7 है। तो यानी कि 8 8 ये 3 ऑप्शन में से कोई ये हो सकता है, 8 8 7 हो सकता है। अब मान b का वैल्यू डाल के देखिए, b का मान अगर यहाँ पे 7 डालते हैं, b का वैल्यू 7 डालें तो ये 5 आता है, तब तो 5 7 हो जाएगा। 5 7 इसमें है नहीं, 8 7 है। उसके बाद कहता है कि b का मान दूसरा डाले 8, अगर 8 डालते हैं तो a इक्वल टू कितना आएगा 8 माइनस 2 यानी कि 6, यानी कि 6 8, तो 6 8 ये ऑप्शन में है और यही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग जो है कि रिलेशन का 1.1 खत्म हुआ, ये पूरा एंड हुआ और आप रिलेशन के क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। एक बार पूरा वीडियो को आप देखिएगा, इस वीडियो के देखिए, इससे पहले वाले वीडियो को, प्रीवियस वीडियो को देखिए और इसके 3 वीडियो में पूरा कंप्लीट है ये, तो देखिएगा तो पूरा आपको 1.1 का एक्सरसाइज आपको सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और सॉल्यूशन को आप देखिए, सॉल्यूशन तो बहुत जगह है, लेकिन सॉल्यूशन जो है आप इसको एक बार सॉल्यूशन को वॉच कीजिए, देखिए, बहुत आपको आसान लगेगा, आपको समझ में भी आएगा। इस व्यू से हमने इसको बनाया, तैयार किया है इस वीडियो को, कि आपको बढ़िया ढंग से, आपको इजी से इजी वे से समझ में आवे आपको। इस तरह से हमने इस वीडियो को तैयार किया है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा और पूरा वीडियो को और भी वॉच कीजिए, अपने मन से ही बनाइए, देखिएगा आपको क्वेश्चन लगभग आ ही जाएगा। और देखिए, अगर क्वेश्चन अगर आ जाता है आपको सीबीएसई बोर्ड में या जेईई मेंस में भी रिलेशन का क्वेश्चन तो रहता ही है, अगर आप उसको सॉल्व कर लेते हैं तो समझिए कि आप गुड अचीव कर रहे हैं, आपको गुड अचीवमेंट कहलाएगा। ओके, और मैं भी समझूंगा कि मेरा भी वर्क आपके लिए एक सक्सेसफुल रहा, मेरा वर्क। ओके, थैंक्स।